हाई रिस्क हाई रिवार्ड। इस गेम को खेलने के लिए स्टील जैसी हिम्मत चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी इंसान को ट्रेडर क्या बनाता है और इन्वेस्टर क्या। यह फर्क हमेशा साफ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खुद को इन्वेस्टर कहते हैं असल में ट्रेडिंग जैसा ही व्यवहार करते हैं। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो चीजें लंबे समय के लिए खरीदते हैं, इस सोच के साथ कि कई सालों बाद उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। वो चीजें खरीदते हैं असली चीजें। वॉरेन बफेट एक सच्चे इन्वेस्टर है। वो स्टॉक नहीं खरीदते, वो उस स्टॉक के पीछे जो कंपनी होती है उसे खरीदते हैं, उसकी मैनेजमेंट टीम, उसके प्रोडक्ट्स और उसकी मार्केट प्रेजेंस को। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट उनकी कंपनियों को सही कीमत पर वैल्यू कर रहा है या नहीं। असल में वो इसी बात का फायदा उठाकर पैसा बनाते हैं। वो कंपनियां जब खरीदते हैं जब वो उनके लिए ज़्यादा वैल्यूबल होती है बनिस्बत उस कीमत के जो स्टॉक मार्केट दिखा रही होती है, और वो कंपनियां तब बेचते हैं जब वो उनके लिए कम वैल्यू हो जाती है, भले ही मार्केट उन्हें ज़्यादा कीमत दे रहा हो। वो इसमें बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छे हैं। ट्रेडर्स असली चीजें जैसे कि कंपनियां नहीं खरीदते। वो गेहूं, सोना या चांदी भी नहीं खरीदते। वो स्टॉक्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन खरीदते हैं। उन्हें इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं होती कि किसी कंपनी की मैनेजमेंट टीम कितनी अच्छी है, ठंडे नॉर्थ ईस्ट में ऑयल कंजम्पशन का क्या आउटलुक है या दुनिया भर में कॉफ़ी प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ट्रेडर्स को सिर्फ प्राइस की चिंता होती है। असल में वो रिस्क खरीदते और बेचते हैं। पीटर बर्नस्टीन ने अपनी जानकारीपूर्ण और रोचक किताब अगेंस्ट द गॉड्स द रिमार्केबल स्टोरी ऑफ रिस्क में बताया है कि कैसे मार्केट की शुरुआत हुई ताकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को रिस्क ट्रांसफर किया जा सके। असल में यही कारण था कि फाइनेंशियल मार्केट्स बनाए गए, और आज भी यही उनका मुख्य काम है। आज के मॉडर्न मार्केट में कंपनियां करेंसीज के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकती है, जिससे वो करेंसी प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने फॉरेन सप्लायर पर होने वाले असर से बच सकती है। कंपनियां ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद सकती है जो उन्हें रॉ मटेरियल जैसे कि ऑयल, कॉपर और एल्युमिनियम की कीमतों में आने वाली बढ़ोतरी से सुरक्षा दे सके। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से खरीदना या बेचना ताकि प्राइस चेंजेस या फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से होने वाले बिजनेस रिस्क को संतुलित किया जा सके, इसे हेजिंग कहा जाता है। सही हेजिंग करना उन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है जो रॉ गुड्स की कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। उदाहरण के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री एविएशन फ्यूल की कॉस्ट पर बहुत संवेदनशील होती है, जो कि ऑयल प्राइसेस से जुड़ी होती है। जब ऑयल प्राइस बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट गिरने लगता है। अगर टिकट प्राइसेस ना बढ़ाई जाए, और अगर टिकट प्राइसेस बढ़ाई जाए तो हो सकता है कि सेल्स कम हो जाए, जिससे फिर से प्रॉफिट घटेंगे। अगर टिकट प्राइसेस को समान रखा जाए तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से मुनाफा फिर भी घटेगा। इसका हल है ऑयल मार्केट्स में हेजिंग करना। साउथ वेस्ट एयरलाइंस कई सालों से ऐसा कर रही थी, और जब ऑयल प्राइसेस $25 प्रति बैरल से बढ़कर $60 से भी ऊपर चले गए, तब भी उनकी कॉस्ट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। असल में साउथ वेस्ट एयरलाइन ने अपनी हेजिंग इतनी बेहतरीन की थी कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कई साल बाद तक भी वो अपनी 85% ऑयल की ज़रूरत $26 प्रति बैरल पर पूरी कर रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि साउथ वेस्ट एयरलाइन पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एयरलाइन में से एक रही है। साउथ वेस्ट के एग्जीक्यूटिव्स को ये बात अच्छे से समझ थी कि उनका असली बिजनेस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, न कि ऑयल प्राइसेस की चिंता करना। उन्हें फाइनेंशियल मार्केट का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन के असर से बचाया। वो समझदार थे। अब सवाल ये उठता है, ऐसी कंपनियों को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन बेचता है जो अपने बिजनेस रिस्क को हेज करना चाहती है?
ट्रेडर्स ट्रेड रिस्क। ट्रेडर्स का काम होता है रिस्क से डील करना। रिस्क कई प्रकार के होते हैं और हर रिस्क टाइप के लिए अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते हैं। इस बुक के उद्देश्य से हम सारे छोटे छोटे रिस्क कैटेगरीज को दो बड़े ग्रुप में बांटते हैं। पहला लिक्विडिटी रिस्क और दूसरा प्राइस रिस्क। बहुत सारे ट्रेडर्स, शायद ज़्यादातर, बहुत शॉर्ट टर्म में ऑपरेट करते हैं और वो लिक्विडिटी रिस्क में ट्रेड करते हैं। इसका मतलब होता है कि रिस्क यह है कि आप जब किसी चीज़ को खरीदना या बेचना चाहें तो कोई दूसरा बायर या सेलर ना हो। ज़्यादातर लोग फाइनेंस में लिक्विडिटी शब्द से परिचित हैं, जैसे कि लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वे होते हैं जिन्हें जल्दी और आसानी से कैश में बदला जा सकता है। कैश इन द बैंक बहुत लिक्विड होता है। किसी बड़ी कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी हद तक लिक्विड होता है, लेकिन जमीन एक इललिक्विड एसेट मानी जाती है। मान लो तुम XYZ स्टॉक खरीदना चाहते हो और वो आखिरी बार $28.50 पर ट्रेड हुआ था। अगर तुम इसका प्राइस कोट देखो तो दो प्राइस दिखेगी, बिड और आस्क। मान लो कोट आता है $28.50 बिड, 28.55 आस्क। तो इसका मतलब हुआ कि अगर तुम बाई करना चाहो तो तुम्हें $28.55 चुकाने होंगे और अगर सेल करना चाहो तो तुम्हें सिर्फ 28.50 मिलेंगे। इन दोनों कीमतों के बीच का अंतर होता है स्प्रेड। जो ट्रेडर्स इस तरह के लिक्विडिटी रिस्क में ट्रेड करते हैं उन्हें स्कैल्पर्स या मार्केट मेकर्स कहा जाता है। ये लोग इसी स्प्रेड से पैसा कमाते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग का एक और रूप होता है आर्बिट्रेज। इसमें एक मार्केट की लिक्विडिटी को दूसरे मार्केट की लिक्विडिटी से ट्रेड किया जाता है। आर्बिट्रेज ट्रेडर्स जैसे लंदन में क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं और न्यूयॉर्क में वही ऑयल बेच सकते हैं, या फिर वो स्टॉक्स की एक बास्केट खरीद कर उससे मिलते जुलते इंडेक्स फ्यूचर को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस रिस्क की। इसका मतलब होता है कि प्राइस बहुत ऊपर या नीचे जा सकते हैं। एक फार्मर को चिंता हो सकती है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसे इस बात की भी चिंता हो सकती है कि उसके कॉर्प्स जैसे गेहूं, मक्का या सोयाबीन की कीमत इतनी गिर न जाए कि वो प्रॉफिट ही ना कमा पाए। उसी तरह एयरलाइन कंपनीज को चिंता हो सकती है कि ऑयल की कीमतें या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगी, जिससे एयरप्लेन फाइनेंसिंग कॉस्ट पर असर पड़ेगा। हेजर्स का फोकस होता है इस प्राइस रिस्क से छुटकारा पाना और इस रिस्क को उन ट्रेडर्स को देना जो खुद प्राइस रिस्क से डील करते हैं। ऐसे ट्रेडर्स को कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स या पोजीशन ट्रेडर। स्पेक्यूलेटर्स पैसा इस तरह कमाते हैं, जब उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो वे पहले बाई करते हैं और बाद में सेल करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि प्राइस गिरेगा तो पहले सेल करते हैं और बाद में बाई। इसे कहते हैं गोइंग शॉर्ट। मार्केट दरअसल ऐसे ट्रेडर्स का समूह होता है जो आपस में बाई और सेल करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स, जो सिर्फ बिड और आस्क के बीच का छोटा सा स्प्रेड बार बार कमाकर पैसा बनाते हैं। कुछ होते हैं स्पेक्यूलेटर्स जो प्राइस चेंजेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और कुछ होते हैं कंपनीज जो अपने बिजनेस रिस्क को हेज करना चाहती है। हर कैटेगरी में अनुभवी ट्रेडर्स भी होते हैं और नए नोवाइस भी। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अलग अलग ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ACME कॉरपोरेशन की ट्रेडिंग। ACME कॉरपोरेशन अपने ब्रिटिश रिसर्च लैब की बढ़ती लागत से बचने के लिए शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME में ब्रिटिश पाउंड के 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीद रही है। ACME को ये रिस्क है क्योंकि ब्रिटिश पाउंड की कीमत बढ़ रही है और उनके लैब के सारे खर्चे ब्रिटिश पाउंड में होते हैं। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उनकी लागत बढ़ जाएगी। ACME इस प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए 10 ब्रिटिश पाउंड कॉन्ट्रैक्ट खरीदती है, ताकि अगर पाउंड महंगा हो गया तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट होगा वो उनकी बढ़ती हुई लागत को ऑफसेट कर दे। ACME ये कॉन्ट्रैक्ट $1.8452 पर खरीदती है। एक फ्लोर ट्रेडर सैम से
जो एक स्कैल्पर की तरह ट्रेड करता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होता है? एसीएमई का ब्रोकर है मैन फाइनेंशियल, जिसके कुछ लोग ट्रेडिंग फ्लोर पर होते हैं। कुछ एम्प्लॉय फोन क्लर्क होते हैं जो डेस्क एरिया से आदेश देते हैं, और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ब्रिटिश पाउंड पिट्स में ट्रेड को अंजाम देते हैं। रनर्स उन ऑर्डर्स को फोन डेस्क से ट्रेडिंग पिट तक ले जाते हैं, जहां मैन का ट्रेडर सैम के साथ वो ट्रेड करता है। अगर ऑर्डर बड़ा हो या मार्केट बहुत तेज हो तो मैन का फ्लोर ट्रेड हैंड सिग्नल से बाय सेल के आदेश लेता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइंड होते हैं? हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होती है जो उस एक्सचेंज द्वारा तय की जाती है। इसमें यह तय होता है कि कितनी मात्रा होगी, कौन सा माल होगा और कई बार उसकी क्वालिटी भी। पहले के ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट साइज इस हिसाब से होता था कि कितना माल एक रेल रोड कार में आएगा, जैसे 5000 बसल्स अनाज के लिए, 1,12,000 पाउंड चीनी के लिए, 1000 बैरल्स तेल के लिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को कई बार कार्स कहा जाता है। ट्रेडिंग हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट की इकाई में होती है, इससे कम में बाय सेल नहीं किया जा सकता। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक मिनिमम प्राइस मूवमेंट तय होती है, जिसे टिक या मिनिमम टिक कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश पाउंड कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट 62,500 ब्रिटिश पाउंड का होता है। एक टिक $0.001, हर टिक की कीमत $6.25। इसका मतलब अगर सैम ने 10 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं तो हर टिक पर उसे $62.50 का फायदा हो सकता है। जब सैम ने एसीएमई को $1.8452 पर कॉन्ट्रैक्ट बेचे, उस समय स्प्रेड 2 टिक्स का था, बिड 1.8450 और आस्क 1.8452। अब सैम कोशिश करेगा कि वो 10 कॉन्ट्रैक्ट 1.8450 पर बाई कर ले। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे 2 टिक्स का प्रॉफिट मिलेगा, यानी थोड़ा सा $100 से ज़्यादा। सैम ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर आइस से खरीदता है, जो एक स्पेक्युलेटर है और मान रहा है कि कीमत नीचे जाएगी। इसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। मिस्टर आइस ये कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन भी रख सकता है या 10 महीने भी। इस पर निर्भर करता है कि मार्केट कैसे चलता है। इस पूरे ट्रेड में 3 प्रकार के ट्रेडर्स शामिल हैं। द हेजर, एसीएमई का हेजिंग डिपार्टमेंट ट्रेडर, जिसका मकसद है करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क खत्म करना। दूसरा स्कैल्पर, सैम एक फ्लोर ट्रेडर जो लिक्विडिटी रिस्क में ट्रेड करता है और जल्दी से स्प्रेड कमाने की कोशिश करता है। और तीसरा स्पेक्युलेटर, मिस्टर आइस, जो असली प्राइस रिस्क लेता है और दाव लगाता है कि प्राइस नीचे जाएगा। पैनिक इन द पिट्स। अब थोड़ा सिनेरियो बदलते हैं ताकि यह समझा जा सके कि प्राइस मूवमेंट के पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है। मान लो इससे पहले कि सैम अपने 10 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन को वापस खरीद कर बंद कर सके, कैलियन फाइनेंशियल का एक ब्रोकर $1.8452 आस्क प्राइस पर भारी मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट खरीदना शुरू कर देता है। वो ब्रोकर इतने कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है कि सारे फ्लोर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। हालांकि कुछ फ्लोर ट्रेडर्स के पास लॉन्ग पोजीशन हो सकती है, लेकिन बहुत सारे पहले से ही 10, 20 या यहाँ तक कि 100 कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट है, जिसका मतलब है कि अगर प्राइस ऊपर गया तो उन्हें नुकसान होगा। और क्योंकि कैलियन बड़े बड़े स्पेक्युलेटर्स और हेज फंड्स का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसका ये बाइंग एक्टिविटी और भी ज़्यादा चिंता बढ़ाता है। फ्लोर स्कैल्पर्स सोचने लगते हैं, क्लेयन और कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है और इस ऑर्डर के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ एक छोटे हिस्से की खरीद है या फिर बड़े ऑर्डर का हिस्सा है? अब सोचो कि अगर तुम एक फ्लोर ट्रेडर हो और पहले से ही 20 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट बेच चुके हो तो तुम भी घबरा जाओगे। मान लो क्लेयन 500 या 1000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है तो प्राइस शायद 1.8460 या $1.8470 तक भी चला जाएगा। जब तुम $1.8452 पर और कॉन्ट्रैक्ट बेचना नहीं चाहोगे, शायद तुम 1.8453 या 1.8455 पर बेचने को तैयार हो, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि तुम अपनी पुरानी शॉर्ट पोजीशन को 1.8452 या थोड़ा लॉस लेकर 1.8453
या 1.8454 पर कवर करने की कोशिश करोगे, जबकि तुम पहले 1.8450 पर खरीदने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में बिड आस्क स्प्रेड बढ़ सकता है, जैसे बिड 1.8450 और आस्क 1.8455, या फिर दोनों बिड और आस्क ऊपर जा सकते हैं, जैसे बिड 1.8452 और आस्क 1.8455, क्योंकि जो स्कैल्पर्स पहले 1.8452 पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, अब वही उस कीमत पर अपनी पोजीशन बंद करना चाह रहे हैं। प्राइस क्यों ऊपर गया? प्राइस मूवमेंट पूरी तरह उस कलेक्टिव परसेप्शन पर निर्भर करता है जो बायर्स और सेलर्स की सोच से बनता है, चाहे वो दिन में कई बार फ्यू टिक्स कमाने वाले स्कैल्पर्स हो, दिन के अंदर छोटे मूव्स पकड़ने वाले स्पेक्युलेटर्स, सप्ताहों या महीनों के लॉन्ग मूव्स पर दाव लगाने वाले पोजीशन ट्रेडर्स, या अपने बिजनेस रिस्क से बचने वाले हेजर्स हो। जब ये कलेक्टिव परसेप्शन बदलता है तो प्राइस भी बदलता है। अगर किसी कारण से सेलर्स अब मौजूदा प्राइस पर बेचने को तैयार नहीं हैं और ज़्यादा कीमत मांगते हैं और बायर्स वो ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं, तो प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर बायर्स अब मौजूदा कीमत पर बाई करने को तैयार नहीं और सिर्फ कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं और सेलर्स उस कम कीमत पर बेचने को तैयार हैं, तो प्राइस नीचे जाएगा। पैनिक का साइकोलॉजी। कई बार ये कलेक्टिव परसेप्शन खुद में एक डर बन जाता है। अगर कोई फ्लोर ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन में फंसे हो और तभी कोई बड़ा बाई ऑर्डर आ जाए तो पैनिक शुरू हो जाती है। एक बड़ा बायर इतना प्राइस पुश कर सकता है कि और भी बाई ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाए, जिससे प्राइस और तेजी से ऊपर जाएगा। इसलिए अनुभवी स्कैल्पर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन जल्दी बंद कर देते हैं और जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो सिर्फ बाई साइड पर स्कैल्प करते हैं। उसी एग्जाम्पल को लेते हुए, अगर कोई फ्लोर ट्रेडर तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाया तो वो खुद को 10, 20 या 50 टिक्स के लॉस के साथ पा सकता है। अगर उसके पास 50 कॉन्ट्रैक्ट हैं और हर एक में 50 टिक लॉस, तो कुल नुकसान होगा $15,625। ये एक ऐसा अमाउंट हो सकता है जितना उसने पूरे हफ्ते या महीने में कमाया भी ना हो। कभी कभी इतना बड़ा नुकसान देखने से साइकोलॉजिकल पेन इतना बढ़ जाता है कि वो फ्लोर स्कैल्पर घबरा जाता है और मार्केट जो भी प्राइस थी उसी पर खरीद लेता है। तेज मार्केट में ये सिर्फ 1-2 मिनट में हो सकता है और धीमे मार्केट में 10-15 मिनट लग सकते हैं। एक्सपर्ट ट्रेडर का फायदेमंद रिएक्शन। एक अनुभवी ट्रेडर न सिर्फ जल्दी अपनी शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकलता है, बल्कि कुछ और कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लेता है ताकि जब प्राइस ऊपर जाए तो उसे और प्रॉफिट हो। और जब कोई कम अनुभवी ट्रेडर घबराकर बाइंग शुरू करता है तो वही अनुभवी ट्रेडर उन लॉन्ग पोजीशन को सेल करके एक और प्रॉफिट बना लेता है। डेथ ऑफ द पिट्स। जब हम टर्टल्स की तरह ट्रेड करते थे तब सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कमोडिटी एक्सचेंज के ट्रेडिंग पिट्स में ही खरीदे और बेचे जाते थे, जहां आदमी आदमी से भिड़ते थे, हैंड सिग्नल्स और साउटिंग से अपने ट्रेड्स को अंजाम देते थे। आउटसाइडर्स के लिए ये सब कई बार पागलपन जैसा लगता था। अब वो पिट्स मर रहे हैं। लगभग हर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस उनकी जगह ले रहे हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन की कॉस्ट कम है, एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा है और ट्रेडर्स को ये जानने में मिली सेकेंड लगते हैं कि उनका ऑर्डर फिल हुआ या नहीं, जबकि पहले इसमें मिनट्स लगते थे। यही एडवांटेज अब पिट ट्रेड फ्यूचर्स को खत्म कर रहे हैं। हर उस मार्केट में जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और पिट ट्रेडिंग के साथ में मौजूद है, वॉल्यूम अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया है। असल में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक ये बुक छपकर खत्म होगी तब तक शायद अमेरिका में कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं बचेगा जहां फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पिट्स में ट्रेड किए जाते हो। पुराने ट्रेडर्स की भावनाएं। हम में से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के आने से पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें पिट्स के खत्म होने का बहुत दुख है। शिकागो में ऐसे कई ट्रेडर्स का उदाहरण है, जैसे रिचर्ड डेनिस, जो एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आए और पिट्स में ट्रेडिंग करके मिलियंस कमाए। जो लोग स्किलफुल हैं उनके लिए पिट्स बेहतर जगह थी ट्रेड करने के लिए। पिट्स में आप दूसरे ट्रेडर्स के चेहरे से मार्केट साइकोलॉजी को देख सकते थे,
जबकि स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स वही जानकारी नहीं देते। कई ट्रेडर्स ने अपनी शुरुआत ऑर्डर्स को फ़ोन बैंक से पिट्स तक पहुंचाने से की थी। आज वो सारे जॉब्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं।